एक जरूरी विकल्प के रूप में सामने आया। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई है। रजनी, कुछ ही मिनट बचे हैं, आप ये कह सकते हैं कि 7:30 बजे का वक्त हो रहा है, कुछ ही देर बाद यानी कि ठीक 9 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। अभी धरातल पर क्या स्थितियां नजर आती हैं और साथ ही जब 9 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा तब क्या स्थितियां रहने वाली है, क्या तैयारियां प्रशासन की? जी हाँ, 1.5 घंटे बाद लॉकडाउन लग जाएगा और अब अगर अभी की स्थिति की हम बात करें तो हर जगह भीड़ नजर आ रही है। दुकानों में भीड़ है, बाजारों में भीड़ है, सड़कों पे भीड़ है, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग इस अफरा तफरी में है कि 7 दिन का जो लॉकडाउन है उसके हिसाब से वो जरूरत की चीजें खरीद सके। पेट्रोल भी इस बार लोगों को नहीं मिल पाएगा, पेट्रोल पंपों पर भी भीड़ देखी जा रही है। तो कहा जा सकता है कि हर तरफ इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा है। प्रशासन ने ये निर्णय इसलिए लिया था कि कोरोना को नियंत्रण में रखा जा सके, लेकिन आज जो स्थिति बनी थी वो बेहद भयावह स्थिति, जहाँ देखिए वहाँ पर भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा था। लोगों की भी मजबूरी है, 7 दिन उन्हें घर में बंद रहना है। ऐसे में जरूरी सामान और तमाम चीजें जो है वो इकट्ठा करनी भी उनके लिए महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि हर जगह लोग देखे जा सकते हैं। मेडिकल दुकानों को भी निर्देश दिया गया है कि दुकान से जाकर दवाई खरीदने के बजाय होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाए। तो ये तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और 1.5 घंटे बाद जो है रायपुर समेत कई अन्य शहरों में भी लॉकडाउन लग जाए। बिल्कुल रजनी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। तो रायपुर में आज रात 9 बजे से पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन इन पेट्रोल पंप पर भी सिर्फ जरूरी काम में लगी गाड़ियों को ही पेट्रोल मिलेगा, यानी एम्बुलेंस, स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी और पुलिस की गाड़ियों में भी जो पेट्रोल है वो भरा जा सकेगा। ऐसे में आज सुबह से पेट्रोल भरवाने के लिए आम लोगों की भीड़ पेट्रोल पंपों पर दिखाई दे रही थी। जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई है। रजनी, ये बहुत जरूरी दिन रहा आज लोगों के लिए। 1.5 घंटे बाद हालांकि लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, लेकिन अब प्रशासन के सामने भी चुनौतियां भी हैं और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो बाहर बेवजह घूम रहे हैं उनसे पूछा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो और अगर कोई किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहा है तो उसकी भी चेकिंग जरूर हो। तो ये भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ी कड़ी जो रणनीति उसके साथ कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अब सामने आना होगा, ये अब नजर आता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, पेट्रोल पंपों पर सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को, इमरजेंसी सेवाओं को और अब संशोधित आदेश में कहा गया है कि मीडिया कर्मियों को पेट्रोल दिया जाएगा, उसके अलावा किसी को भी पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। कोशिश ये है कि अगर पेट्रोल ना मिले तो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। घर से बाहर निकलने पर भी सख्ती रहेगी, भले आप अपने वाहन का इस्तेमाल ना करें, लेकिन पैदल भी अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको प्रशासन की सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। नियम तोड़ने पर पैंडेमिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, FIR होगी और जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये तमाम सख्ती बस इसलिए की जा रही है कि इस 1 हफ्ते के लॉकडाउन को सफल बनाया जा सके और लगातार जो तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसकी और रजनी, दर्शकों को ये जानकारी भी जरूर आप दें कि जो जरूरी सामान से जुड़ी हुई दुकानें हैं, बताया जा रहा था कि सुबह सुबह जो दूध की दुकान है वो खुली रहेंगी, तो क्या टाइम लिमिट अभी सेट किया गया है उसके लिए प्रशासन की तरफ से? हरी सब्जियां, राशन दुकानें, ये तमाम चीजें बंद रहेंगी। दूध की सप्लाई को अनुमति दी गई है। दूध की सप्लाई के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय तय किया गया है। शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का समय तय किया गया है। सिर्फ इसी दौरान दूध की सप्लाई की जा सकती है, उसके अलावा कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। मेडिकल दुकानें बस खुली रहेंगी और पेट्रोल पंप के लिए पहले ही नियम तय किए जाते हैं। और रजनी, ये भी कहीं ना कहीं तस्वीरों में सामने आया कि अभी से ही जो पुलिस की पेट्रोलिंग है वो तेज होती नजर आ रही है, ताकि 9 जैसे ही बजेंगे वैसे ही सड़कों पर ज्यादा भीड़ देखने को ना मिले। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 9 बजे के बाद तमाम जो नियम है उसको लागू करने के लिए ज्यादा मुसीबत पुलिस के सामने ना आए। तो क्या अभी पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो अब ज्यादा होती हुई नजर आ रही है? जी, पुलिस की पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है और रायपुर शहर की अगर हम बात करें सिर्फ, तो शहर के अंदर ही 30 से ज्यादा अलग अलग नाके तैयार किए गए हैं जहां पर नजर रखी जाएगी। लोगों के आने जाने पर पूछताछ होगी। 9 बजे के बाद अगर लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको एक कारण के साथ बाहर निकलना होगा। कारण अगर वाजिब रहा तो ठीक है, अगर गैर जरूरी कारण से लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो फिर कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा।
और रजनी, आज का दिन लेकिन प्रशासन की तरफ से और भी ज्यादा सख्ती के साथ शायद बीतना चाहिए था, क्योंकि पैनिक लोग नजर आए, बहुत ज्यादा भीड़ लोगों की नजर आई। ऐसे में ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एकदम से तो आंकड़े कम नहीं होंगे, कम से कम लॉकडाउन के जो शुरुआती दिन रहेंगे उसमें आंकड़े ज्यादा ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज जो लोगों की भीड़ सड़कों पर नजर आई, स्टोर्स पर लोग गए होंगे, सामान लोगों ने लिया होगा, स्टॉक करके भी लोगों ने रखा होगा। पेट्रोल की ही बात करें तो पेट्रोल पंप पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। तो ये भी हम मान सकते हैं रजनी कि आज का दिन बेहद ही चुनौतीपूर्ण प्रशासन की तरफ से भी रहा ही होगा, क्योंकि लगातार प्रशासन ये चाहता है कि जो नियम है उनको तो अपनाया ही जाए, लेकिन इतना पैनिक भी लोग ना हो, लोगों को भी ये समझना होगा उनसे, क्योंकि लगातार हम भी यही अपील कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रशासन की कोशिश यही है कि लोग ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन आज वो कोई भी बात जो जरूरी है वो यहाँ पर नहीं दिखती है। लोगों की भी यहाँ पर गलती नहीं कही जा सकती है। एक साथ 7 दिन का लॉकडाउन है, ऐसे में सभी लोग पैनिक हो ही जाएंगे। बिल्कुल, दुकानों पर भीड़ है, ऐसे में चाहकर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने अपनी तरफ से ये कदम जरूर उठाया था कि जगह जगह पुलिस पेट्रोलिंग तैनात की गई थी कि भीड़ बढ़े अगर उसको नियंत्रित किया जा सके, लेकिन आज का दिन जो रहा वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी सही नहीं रहा और जिस तरीके से लोगों की भीड़ देखने को मिली, अपने आप में ये चिंता का कारण है। बिल्कुल, शुरुआती दिन लोगों के लिए थोड़ा सा मुसीबत भरे हो सकते हैं। हालांकि लोगों ने आज तमाम जो सामान है, पेट्रोल है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए घर से बाहर निकले। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कहीं पालन भी नहीं हुआ, ये भी हमने देखा। लेकिन जो सरकार चाहती है, जो लक्ष्य है, वो हम जरूर चाहेंगे कि वो पूरा हो। कोरोना का संक्रमण इस लॉकडाउन के तहत कम होता हुआ नजर आए। जो चेन है कोरोना की, वो लगातार तोड़ने का प्रयास हो रहा है और यही वजह है कि लॉकडाउन लगाया गया है। एकमात्र सॉल्यूशन फिलहाल यही नजर आता है कि सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके उतना पालन लोग उसका करें। फिलहाल धन्यवाद आपका रजनी तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के फैलते संक्रमण को काबू करने के लिए छत्तीसगढ़ के कई जिलों में प्रशासन ने आज से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया और राजधानी रायपुर के साथ ही अगर हम बात करें बेमेतरा की, बिलासपुर, अंबिकापुर और कोरबा में भी आज से 28 सितंबर तक ये लॉकडाउन रहेगा, जबकि बालोदाबाजार में आज से 29 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। और वहीं अगर हम बात करें रायपुर जिले की, तो यहां सभी सरकारी कर्मचारियों को घर से ही काम करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि टोटल लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को जरूर छूट दी गई है। तो धमतरी जिले में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण जिला प्रशासन ने धमतरी जिले में पूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया और पूर्ण लॉकडाउन के लिए कलेक्टर ने व्यवसायी संघों और जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर निर्णय लिया है कि 22 सितंबर से नगरीय निकायों के सभी वार्डों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। इस दौरान जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। बता दें कि धमतरी जिले में अब तक कोरोना के 1535 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 679 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। तो ये 834 मरीजों का उपचार जारी है। अब तक कोरोना संक्रमण से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे 40 वार्ड को कंटेनमेंट जोन हम घोषित करेंगे। इस कारण से वहाँ ना तो सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी, केवल जो है किराना की दुकानें भी बंद रहेंगी, केवल मेडिकल की दुकानें, पेट्रोल पंप और गैस की दुकानें ही जो है वहाँ पर चालू रहेंगी। बाकी समस्त जो है दुकानों को हम बंद करेंगे, क्योंकि हम ये लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, हम कंटेनमेंट की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार का जो कंटेनमेंट का पॉलिसी है वो पूरी तरीके से लागू होगा। छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने नवरात्रों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। प्रशासन ने दुर्गा पूजा पंडालों में 20 से ज्यादा लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी किया गया है। इसके अलावा मूर्तियों की अधिकतम ऊंचाई भी 6 फीट तय कर दी गई है। प्रशासन के दिशा निर्देशों के मुताबिक कॉन्टैक्ट रजिस्टर भी बनाना होगा। साथ ही अगर कोई शख्स संक्रमित होता है तो उसका इलाज समिति को ही करवाना होगा। प्रशासन ने पंडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति भी नहीं दी है। आपको बता दें कि प्रशासन ने इस बार भी गणेश पूजा जैसी ही सख्ती दिखाई है। पिछली बार सख्त गाइडलाइंस की वजह से कई समितियों ने गणेश पूजा का आयोजन ही नहीं किया था। कृषि बिल पर छत्तीसगढ़ में भी हंगामा मचा हुआ है। यहां भी आर पार वाली स्थिति दिख रही है। कृषि बिल के मसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साय ने इस दौरान बिल को किसानों के लिए तो महत्वपूर्ण बताया ही, साथ ही कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी बिल के खिलाफ लगातार बयान दे रही है। सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे ने पहले ही साफ किया कि बिल के विरोध में छत्तीसगढ़ सरकार कोर्ट जाने की तैयारी में है। ऐसे में एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत में केंद्र में किसान आते नजर आ रहे हैं।
मैं हमारे प्रदेश के किसान अन्नदाता बंधुओं को मैं कहना चाहूँगा कि वो कांग्रेस पार्टी के गलतफहमी में नहीं रहें। उनका तो काम है गलतफहमी फैलाना। सरकार इस विधेयक के खिलाफ में कोर्ट में जाने का बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से जाएं और स्वतंत्र हैं। इसका दमदारी से हम लोग जवाब भी देने। हम लोगों ने और कई राज्यों ने इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की हुई है। हम लोग भी इस दिशा में आने वाले समय में विधि सम्मत क्या कुछ हो सकता है वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तीनों विधेयक हम लोग ये मान के चलते हैं कि किसानों के विरोध का है। दुर्ग में करीब 16,000 किसानों के फर्जी राशन कार्ड बनवाने का मामला सामने आया है। किसान सरकारी राशन दुकान से गरीबों के हक पर डाका डालते रहे हैं और सरकार को चूना लगाते रहे हैं। साथ ही समर्थन मूल्य पर तय मात्रा से ज्यादा धान भी भेजते रहे हैं। लेकिन धान बिक्री के आंकड़ों से पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। राशन कार्ड की पात्रता के लिए दी गई जानकारी और समर्थन पर धान बिक्री के आंकड़ों के मिलान में अंतर सामने आया है। जिले में 10,840 लोगों ने खुद को भूमिहीन कृषि मजदूर बताकर प्राथमिकता श्रेणी का राशन कार्ड बनवा रखा है। पिछले खरीफ सीजन में इनके आधार नंबर से भी धान बेचा गया है। तो वहीं 5,112 किसानों ने खुद को सीमांत यानी 2.5 एकड़ से कम जमीन का मालिक बताकर प्राथमिकता कार्ड बनवाया है और इन्होंने प्रति एकड़ 15 क्विंटल यानी 40 क्विंटल से अधिक धान विक्रय किया है। 20 किसानों ने 75 क्विंटल से अधिक धान पिछले खरीफ सीजन में बेचा है, लेकिन खुद को लघु कृषक बताकर प्राथमिकता वाला कार्ड प्राप्त किया है। इस पूरे मामले पर छानबीन कमेटी जांच करेगी और राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। तो वो धान बेचेगा या कि अगर धान बेचेगा तो धान को देखेंगे, अर्थात एक आदमी एक बार में एक ही लाभ ले पाएगा सर। या तो आप राशन कार्ड ले लें अथवा आप अपनी मात्रा के धान रकम भेज दें। शासन के ध्यान में जब ये बात आई है तो शासन के जैसे निर्देश होंगे सर। ये पूरे जिले के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश में शासन जैसा निर्देश देगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले में हड़ताल पर गए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों और सीएमएचओ ने नोटिस जारी किया है। इससे आंदोलनकारी और भी ज्यादा नाराज हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सीएमएचओ कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और चेतावनी देते हुए नोटिस के जवाब में कहा कि अगर किसी भी संविदा कर्मचारी पर कार्रवाई होती है तो वो सामूहिक इस्तीफा देंगे। आपको बता दें कि सीएमएचओ ने नोटिस देकर सभी को आज सुबह 11 बजे तक काम पर लौटने को कहा था, लेकिन संविदा कर्मचारियों ने इसको खारिज कर दिया। हम सभी अनियमित कर्मचारी प्रदेश के आह्वान पर आज इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों का मात्र और एक ही मात्र मांग है कि हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए। जो सरकार गंगा जल को छू के कसम खाई थी और 10 दिन में अपने नियमितीकरण करने का बात किए थे। हम लोग उनके कोई भी कार्रवाई से ना डरते हैं ना डर रहे हैं। हमारे ऊपर जो भी कार्रवाई उनको करना है उनके लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग जब तक नहीं हटेंगे जब तक वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे। हम और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जगदलपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। आज जगदलपुर से अलायंस एयरवेज की विमान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरसीएस स्कीम के तहत जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए नई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यात्रियों से बातचीत करते भी नजर आए। आज जहां पहली फ्लाइट आई, वाटर कैनन से उसका स्वागत किया गया। ये तो आर्टिफिशियल था, लेकिन आज मौसम ने भी, जब आपके जगदलपुर में हवाई जहाज़ लैंड किया तो ऊपर से भी खूब बारिश हुई। आप सबको आशीर्वाद ऊपर वाले को मिल रहा है, माँ दंतेश्वरी माई के आशीर्वाद आप सबको मिल रहा है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और ये निरंतर ये हवाई सेवा चलती रहेगी। और ये जो दूरी है, चाहे जगदलपुर से रायपुर की हो, चाहे हैदराबाद की हो, चाहे देश के किसी कोने से हो या दुनिया से जोड़ने के लिए एक नई पहल की शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हमारी पहल हमारी सरकार के द्वारा की जाएगी, जिससे युवा प्रतिभाओं को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। बलरामपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7.5 करोड़ की लागत से बनी सड़क में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। 2 साल पहले बनी सड़क अब जर्जर हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने पीएमजीएसवाई विभाग और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो वहीं अधिकारी टूटी हुई सड़क की मरम्मत की बात कह रहे हैं। दरअसल नेशनल हाईवे 343 से वनांचल में स्थित सीतारामपुर गांव को जोड़ने के लिए 12 किलोमीटर की सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7 करोड़ 55 लाख की लागत से स्वीकृत की गई थी। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से सड़क निर्माण भी जल्द ही हो गया, लेकिन 2 साल में ही हालत फिर बदल गए। कागजों में चमचमाती सड़क धरातल पर जर्जर है। सड़क गारंटी पीरियड में ही उखड़ने लगी है। और यही नहीं, ग्रामीणों का यह आरोप है कि वनांचल क्षेत्र होने की वजह से सड़क निर्माण में जमकर कोताही बरती गई और भ्रष्टाचार किया गया। तो वहीं पूरे मामले पर अधिकारी सड़क की मरम्मत की दलीलें दे रहे हैं। जर्जर हो गया है, ये तो इसको विभाग की गलती है। विभाग के लोग उसका ठीक से वहाँ पे नहीं किए, देखे नहीं, और जिसके कारण रोड की स्थिति आज खराब है। बीजापुर में डीआरजी जवानों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। बस उफनती नदी में बह गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में सभी जवान सुरक्षित हैं। डीआरजी की ये जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे। ये तस्वीरें सामने आई है। बीजापुर में डीआरजी जवानों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई और उफनती नदी में बहने लगी। बस उफनती नदी में बह गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में सभी जवान सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। अरे वो आदमी भी है ना क्या? आ भागो! अरे बीजापुर में आज एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। नक्सलियों ने एक पूर्व पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। घटना भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के भटवाड़ा इलाके की है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने कल चिहिका गांव से पूर्व सहायक आरक्षक बज्जी अटामी का अपहरण किया था और उनकी हत्या कर आज भटवाड़ा इलाके में उनका शव फेंक दिया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।